इसे देखिए। शबाना महमूद इस बात पर इतराती नजर आ रही है। वो कह रही है कि नेट माइग्रेशन 82% कम हो गया है। अब नेट माइग्रेशन 1,71,000 है, जो कंजर्वेटिव्स के समय 9,44,000 के उच्चतम स्तर से कम है। ये सरकार हमारे बॉर्डर्स पर फिर से व्यवस्था और नियंत्रण ला रही है। देखिए, वो खुश है। लेकिन क्या आप असलियत देखना चाहते हैं? चलिए, आप पहले से ही जानते हैं कि असलियत क्या है। उच्च वेतन और कौशल वाले मूल ब्रिटिश लोग देश छोड़ रहे हैं और उनकी जगह ये लोग आ रहे हैं। इसे देखिए। हर महीने 10 लाख से ज्यादा विदेशी यूनिवर्सल क्रेडिट का दावा करते हैं, जबकि ब्रिटिश टैक्सदाता इसका भुगतान कर रहे हैं। इसे देखिए। एक भी ब्रिटिश नहीं। जब शबाना महमूद कहती है कि नेट माइग्रेशन कम हुआ है, तो असल में ये हो रहा है। ये आंकड़े हैं। असल तस्वीर ये है। यूके ने 1,36,000 ब्रिटिश नागरिक खो दिए, जो 1960 के दशक के बाद सबसे बड़ा पलायन है। माइग्रेशन वॉच। यूके ने ब्रिटेन में हाल की माइग्रेशन वेव को मानव इतिहास में युद्ध को छोड़कर सबसे तेज और सबसे भीषण जनसांख्यिकीय बदलावों में से एक कहा है। 2025 में 8,13,000 लोग प्रवास कर गए, यानी उन्होंने यूके छोड़ दिया। लेकिन 6,27,000 प्रवासी गैर ईयू देशों से आए, जिनमें से ज्यादातर तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से थे, जिनमें 1,38,000 भारतीय, 56,000 पाकिस्तानी, 54,000 चीनी और 47,000 नाइजीरियाई शामिल हैं। इसी दौरान 2,46,000 ब्रिटिश नागरिकों ने देश छोड़ा। साथ ही 1,18,000 ईयू नागरिक और 2,78,000 गैर ईयू नागरिकों ने भी देश छोड़ा। तो एक छोटी संख्या गैर ईयू नागरिकों की है। और अंदाजा लगाइए, ये सिर्फ यूके में ही नहीं हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। इस जर्मन यूट्यूबर रेडिकल लिविंग, जिनके 20 लाख फॉलोअर्स हैं, बता रहे हैं कि वो जर्मनी क्यों छोड़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ यूके की बात नहीं है। आप जहां भी देखें, मैं कहता हूं, ऑस्ट्रेलिया को इसका फायदा उठाना चाहिए। हमें आकर्षित करना चाहिए। हमें यूरोपीय पश्चिमी प्रवासियों के लिए नंबर 1 गंतव्य बनना चाहिए, जो अपने देश छोड़ रहे हैं। हमें नॉर्वेजियन, मूल फ्रांसीसी, जर्मन, ब्रिटिश लोगों का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। लेकिन सोचिए क्या, हमारा देश भी दूर वामपंथी, वोक, फैबियन ग्लोबलिस्ट्स चला रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में तीसरी दुनिया के प्रवासियों की बाढ़ ला रहे हैं। अब मैं आपको इस आदमी का एक वीडियो दिखाता हूँ। और जब आपके बच्चे होते हैं तो आप ये भी सोचते हैं कि आप उन्हें कहाँ पालना चाहते हैं, खासकर अगर आपकी बेटी हो। मुझे नहीं लगता जर्मनी अब बेटी पालने के लिए सही जगह है, क्योंकि आमतौर पर महिलाएं अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। ये सिर्फ जर्मनी ही नहीं दोस्तों, ये हर जगह हो रहा है। हमारे पश्चिमी, आपसी भरोसे वाले और समृद्ध देश उन लोगों से भरते जा रहे हैं जो स्त्री विरोधी, मध्ययुगीन, बर्बर और पितृसत्तात्मक देशों से आते हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध आसमान छू रहे हैं हर एक देश में। मैंने अभी ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं के खिलाफ यौन हमलों में वृद्धि पर वीडियो रिकॉर्ड किया है। यह बात 2 साल पहले ही कही थी और एक वीडियो भी चलाया। भगवान का शुक्र है कि हमारे यूट्यूब स्टूडियो में AI है। अब मैं पूछ सकता हूँ, क्या मैंने ये पहले कहा था और ये मुझे बता सकता है। तो अब मैं अपनी सालों पहले की गई भविष्यवाणियों को चलाने जा रहा हूँ। वे सब सच हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई जादुई गेंद है, पर मैंने देखा है कि ये देश कभी महान थे। महिलाएं सुरक्षित थीं, अपराध नहीं था, समाज में विश्वास था। वे अब नरक बन गए हैं। रात में सड़क पर चलने के बारे में मेरी बात पर ही भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जर्मनी के बड़े शहरों में सार्वजनिक याचिकाएं हैं। महिलाएं रात में मुफ्त टैक्सी वाउचर चाहती हैं। बर्लिन में वे सिर्फ महिलाओं के लिए मेट्रो डिब्बे रखना चाहती हैं। और जो कहानियां आप सुनते हैं, जर्मनी में सिर्फ महिलाओं के लिए स्विमिंग पूल शुरू किए गए हैं। इसका कारण यह नहीं कि जर्मन पुरुषों ने हाल ही में महिलाओं से छेड़छाड़ शुरू कर दी है। जानते हैं वजह? बर्लिन में महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सच कहूं तो ये बहुत ही खराब है। आप सब जानते हैं कि ऐसा क्यों है। मुझे इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है। हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए दोस्तों। उससे इसके बारे में और वीडियो बनानी चाहिए। जर्मनी में महिलाएं अब सुरक्षित महसूस नहीं करती और इसकी वजह भी है। और जर्मनी में बेटी को पालने का फैसला करना बस
ये कोई अच्छी सोच नहीं है, आप समझ रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके लोग और बच्चे ऐसे माहौल में सुरक्षित रहें जहां वे हर समय सुरक्षित महसूस करें। ये मेरी राय है। लेकिन अगर एक महिला रात में सड़क पर चल भी नहीं सकती और खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती, तो आप एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में असफल हो गए हैं। मैं आपको इसका मतलब दिखाता हूँ। इससे मुझे वो वीडियो याद आ रहा है जिस पर मैंने 1 साल पहले रिएक्ट किया था। इसे देखिए। मेरी भी जरूरतें हैं। Ja. Ich habe Bedürfnisse. Und meine Bedürfnisse sind हाँ, लेकिन फिर भी आप चुन सकती हैं कि मेरे सिर पर ना करें। हर कोई मुझे ना कहता है। यह जर्मन महिला उसे सहमति की अवधारणा समझाने की कोशिश कर रही है। वह कहता है, मेरी भी ज़रूरतें हैं, मैं आदमी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने दो। कभी कभी अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ करना पड़ता है। दिल सब कुछ कर सकता है। दिल सब कुछ चला सकता है। दिल सब कुछ कर सकता है। वो मुझे परेशान कर रही है क्योंकि वो मेरे साथ सोने के लिए तैयार नहीं है। वो बस मेरे साथ सोना चाहता है। तुम भी उसके साथ सोना चाहते हो, पर मैं पहले आया हूँ। मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने दो। नहीं। कृपया मुझे कोने में रहने दो। लेकिन मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। मैं पुलिस हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? माफ करना भाई। अरे मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बुलाओ। देखो, वो इसे समझ नहीं सकता। उसके लिए ये पूरी सोच ही अजनबी है। यही लोग पश्चिम को पश्चिमी नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। वो कह रहा है, तुम आदमी हो, दूसरा जर्मन है, तुम भी उस औरत के साथ संबंध बनाना चाहते हो, लेकिन वो मना कर रहा है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो कहता है, पुलिस को बुलाओ, इसमें गलत क्या है? क्या पुलिस मुझसे क्या कहेगी? वो सही है, पुलिस उसे कुछ नहीं कहेगी। वो बस कहेंगे, कृपया यहाँ से चले जाइए। उन्होंने इन यौन अपराधियों को हमारे बीच छोड़ दिया है। कृपया अब जाएं। हमें मैं उबर लेबन नहीं चाहिए। हाँ, मैं अभी आई खर्चन स्ट्रासे के पास हूँ। वो आदमी मेरे पीछे दाईं ओर है। वो अभी भी वहाँ है। ये समाधान नहीं है। मुझे परेशान किया जा रहा है। ये ठीक है, ये एक अच्छा ठीक है। मैं बस चाहता हूँ, मैं बस प्यार चाहती हूँ। मैं प्यार चाहती हूँ। मैं प्यार और स्नेह चाहती हूँ, लेकिन मुझे अभी ये नहीं मिल रहा है। मुझे उसने पुलिस बुलाई और कहा, मुझे इसकी ज़रूरत है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। क्या आप ये सोच समझ सकते हैं? पश्चिमी लोग इसे नहीं समझते। मैं इसे पूरी तरह समझता हूँ। अगर कानून नहीं है तो फिर कानून अब और नहीं रहेगा। तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके साथ सो रहे हो। हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर मैं एक आदमी के तौर पे सेक्स नहीं करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं है। नमस्ते, माफ कीजिए, मैं एशन परमर अनलॉक पर हूँ और एक आदमी मुझे फिर से देखना चाहता है। Und wir brauchen hier Unterstützung. I'm fine an der Eichenheimer Anlage. I'm fine in Eichenhalle पर। इससे कोई लेना देना नहीं। क्या आप ठीक ठीक जानते हैं? ठीक ठीक क्या यही है? Ich einzusetzen. Trinkhalle, Fein, F-E-I-N. Trinkhalle Fein. Trinkhalle Fein. Ja, in der Nähe von Trinkhalle Fein. चाहते थे ईमानदार बनो। आप वास्तव में इससे मुझे खुशी मिलती है, मुझे खुशी होती है। Das ist Eichenheimer Anlage. और वह चला गया। उसने कहा, तुम बेवकूफ़ हो क्योंकि तुम मेरे साथ सो नहीं रहे हो। ये मेरी राय है, लेकिन ये हास्यास्पद है। जर्मनी में कुछ भी हो, नेता बस कहते हैं, हाँ हमारे यहाँ चाकू की समस्या है, चाकुओं से लोग मारे जा रहे हैं, महिलाएं गलत कपड़े पहनती हैं, उन्हें अलग तरह से कपड़े पहनने चाहिए। ये खास बात नहीं है। उन्होंने महिलाओं को दोष देना शुरू किया है। ये छोटी बात है, लेकिन आप इसे छोटी चीजों में भी देख सकते हैं। अब सुपरमार्केट जाना भी ये एहसास दिलाता है कि हम अपराध से भरे समाज में हैं। जैसे प्रेंजलाउबर्ग, जो बर्लिन के बेहतरीन इलाकों में है। शैम्पू या क्रीम खरीदनी हो तो डीएम जैसे ड्रग स्टोर में जाएं। बर्लिन की कई ड्रग स्टोरों में कैशियर से उत्पाद अनलॉक करवाने पड़ते हैं क्योंकि उनकी चोरी बहुत होती है। यहाँ तक कि एडेका में भी एक सामान्य सुपरमार्केट में वे शराब को लॉक कर रहे हैं, वे रेड बुल्स को लॉक कर रहे हैं, ऐसी चीजें जिनकी कीमत सिर्फ $1.50 है। वे सुरक्षा टैग लगा रहे हैं जिन्हें कैशियर से अनलॉक कराना होता है। क्या अब वे हमें गुमराह नहीं कर सकते क्योंकि हम में से कुछ को याद है कि इनके आने से पहले सब कुछ कैसा था। देखिए, इन्होंने ये छोटी चीजें जोड़ दी हैं। रेड बुल कैंस। हे भगवान, लोग बस खोल कर पी लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थिति इतनी खराब नहीं, पर मैं कई सालों से कह रहा हूं कि ये जल्द ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे वीडियो देखने शुरू किए हैं। ये पूरी दुनिया में हो रहा है क्योंकि वैश्विकवादी अभिजात्य वर्ग स्थानीय संस्कृति हटाकर अपनी यूटोपिया लाना चाहता है।
ये भला यूटोपिया कैसे है? समाज किस दिशा में जा रहा है? एक उदाहरण क्रिसमस मार्केट्स हैं। पिछले साल कुछ को रद्द करना पड़ा क्योंकि वे आतंकवाद से सुरक्षा का खर्च नहीं उठा सके, जो अब बहुत महंगा है। बड़े क्रिसमस मार्केट्स को बैरियर्स और आतंकरोधी सुरक्षा पर कई मिलियन यूरो खर्च करने होते हैं। हम इन्हें डाइवर्सिटी बैरियर्स कहते हैं। और अगर क्रिसमस मार्केट्स, जो खुशी की जगह है, वो एक चीज़ जिसका लोग दिसंबर में इंतज़ार करते हैं जब बाहर ठंड और बदसूरत मौसम होता है, अगर वो रद्द हो जाएं क्योंकि वे आतंकरोधी सुरक्षा का खर्च नहीं उठा सकते, तो इस देश में बहुत सी चीज़ें गलत हो चुकी हैं। मुझे गलत मत समझिए, मैं प्रवास को दोष नहीं देना चाहता। प्रवास ज़रूरी है। वे सच बोलने से क्यों डरते हैं? कहिए कि ये तीसरी दुनिया की संस्कृतियों के प्रवासियों के कारण है। बस कह दीजिए। ये अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। बस कुछ लोग होंगे जो बेवकूफ़ी भरी हरकतें करेंगे। हे भगवान, कुछ लोग होंगे? नहीं। तुम्हें और कितना डेटा चाहिए? ये कुछ लोग नहीं हैं, ये उनमें से एक बड़ा प्रतिशत है और तुम्हारा उन पर कोई कर्ज नहीं है। तुम्हें अपनी खुद की समाज को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जान लो उनमें से सिर्फ 10% या 20% ही हैं। तुम ऐसी संस्कृतियों के लोगों को क्यों लाओगे जहां 10% लोग ऐसा करते हैं? मुझे 90% से फर्क नहीं, मुझे अपनी समाज की चिंता है। वह सच बोलने की बजाय देश छोड़ना पसंद करेगा। जानते हैं सर, आप भी समस्या का हिस्सा है और आपको उन्हें छांटना होगा, लेकिन जर्मनी इसमें बहुत बहुत खराब काम कर रहा है। इससे जुड़ी एक बड़ी समस्या ये है कि भले ही लोग शरण की तलाश में जर्मनी आते हैं, उन्हें मना कर दिया जाता है। और अगर वे कुछ ऐसे देशों से हैं जिन्हें असुरक्षित माना जाता है, तो जर्मनी उन्हें वापस नहीं भेज सकता, भले ही उन्हें जर्मनी में रहने की अनुमति न दी गई हो। इसीलिए एएफडी की जरूरत है। आप भी समस्या का हिस्सा है। यहाँ रहना, निवासी बनना या काम करना, इन कारणों से शरणार्थियों का बड़ा समूह जर्मनी आता है। यहाँ रहने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन उन्हें उनके देश नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। तो वे यहाँ काम नहीं कर सकते, वे यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वे यहाँ हैं क्योंकि वे एक तरह की अनिश्चितता में हैं और इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं क्योंकि वे समाज का हिस्सा नहीं बन सकते, वे घुल मिल नहीं सकते और उनमें से कुछ निश्चित रूप से कुछ परेशानी भी पैदा करते हैं। ये भी समझ में आता है। आप उन्हें पहले से परेशान होने पर और भी ज़्यादा हताश कर देते हैं। और ये सिर्फ नए अवैध प्रवासी ही नहीं हैं। इसे देखिए, ये मुसलमान जो यहाँ बस चुके हैं, ये मुसलमान जो यहाँ कुछ समय से रह रहे हैं। बस इसे सुनिए, कुछ आम मुसलमानों का सड़क पर लिया गया इंटरव्यू सुनिए। ये बुनियादी अधिकारों और लोकतंत्र की बात है। अगर कुछ टकराता है, जैसे कि जर्मन कानून और शरिया, तो आप किस पक्ष को चुनेंगे? आप किसका पालन करेंगे? क्योंकि मैं शरिया का पालन करता हूँ। मैं अपनी शरिया, अपना कुरान मानता हूँ। फिर जर्मनी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ मेरा धर्म ही मेरे लिए मायने रखता है। जर्मनी में तो मेरी कोई दिलचस्पी ही नहीं है, मुझे जर्मनी की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ यही बयान काफ़ी है उसे पकड़ने के लिए, उसकी नागरिकता रद्द करने के लिए और उसे देश से निकालने के लिए। बस हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर एएफडी आती है तो वे शायद ये काम करने की कोशिश करेंगे। अगर मरीन ले पेन आती हैं तो हाँ। अगर ऑस्ट्रेलिया में वन नेशन आती है तो हमें भी ऐसा करना होगा। अगर रिस्टोर यूके आती है, मैं नहीं कह रहा कि वे अगले आम चुनाव में आएंगे, हालांकि लोग एएफडी के लिए ऐसा कह रहे हैं। एएफडी जर्मनी में सबसे बड़ी, सबसे लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी बन गई है, ठीक वैसे ही जैसे वन नेशन ऑस्ट्रेलिया में सबसे लोकप्रिय पार्टी बन गई है। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी कंजर्वेटिव पार्टी कोएलिशन, वे भी वही बातें दोहरा रहे हैं जो वन नेशन कह रही है। कट्टर दक्षिणपंथी बनना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। यह समय की मांग है। जितने ज्यादा वे हमारे देशों को इन बर्बरों से भरते हैं, उतनी ही पलट प्रतिक्रिया और अधिक कट्टर दक्षिणपंथी होती जाएगी। अगर बुनियादी कानून और जर्मन कानून और शरिया आपस में टकराते हैं, तो आप क्या चुनेंगे, शरिया या जर्मन कानून? बिल्कुल शरिया, बिल्कुल शरिया। ये कैसा बेवकूफ़ी भरा सवाल है। अगर कोई दोस्त आता है और वो अपनी बहन को तुम्हारे पास लाता है और तुम्हारे पास, और तुम कौन हो हाई रेट, तुम उसे क्या सलाह दोगे, तुम क्या करते हो, ये गलत है। इसकी इजाजत है, उसके लिए क्या सजा है? मौत की सजा।
अविवाहितों को कोड़े मारे जाते हैं। पत्थर मारकर मौत की सजा। अगर आप शादीशुदा है तो पत्थर मारकर मौत की सजा। अगर आप अविवाहित है तो 900 कोड़े। 900 पाउंड। मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर शादी कर लूंगा। तुम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। हम इसे महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि ये करीब 100 है। कोड़े ये 99 है, पर मैं एक और जोड़ूंगा। हाँ, और वो आदमी, उसे सबसे ऊंची इमारत से फेंक दिया जाता है। नहीं, उसे पत्थर मार मार कर मार डाला जाता है। आपके भाई को आपको मारना पड़ता। क्या ये मजाकिया नहीं कि LGBTQ लोग उन्हीं का समर्थन करते हैं, बल्कि उनके और ज्यादा आने की भी वकालत करते हैं। ये सामान्य समझ का सवाल है। आपको क्या लगता है कि जब आप और ज्यादा मुसलमानों को लाएंगे तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? जाहिर है वे अपनी मुस्लिम मान्यताएं साथ लाएंगे। मैंने देखा है कि पियर्स मॉर्गन और कुछ प्रवासी समर्थक और मुस्लिम समर्थक कह रहे हैं कि वे आबादी का केवल 6% हैं। तो आपका तर्क है कि अभी इतना इस्लाम नहीं है कि चिंता करें, न कि और ज़्यादा इस्लाम लाना बुरा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है जब वह 6% बढ़कर 10-12% हो जाएगा? हमने ऑस्ट्रेलिया, UK और अमेरिका में देखा है कि उनकी आबादी हर 10 साल में दोगुनी हो गई है। 1% से 2% हुए हैं, 2% से 4% और 4% से 8% तक पहुंच गए हैं। और अब UK में अगली बार ये 16% होने वाला है, जब भी अगली जनगणना होगी, शायद 2031 में। 2031 में UK को पता चलेगा कि उनकी 16% आबादी मुस्लिम है। उनकी कुल आबादी का 16% मुस्लिम होगा। उसके लिए शुभकामनाएं। आप अभी 6% भी संभाल नहीं पा रहे, जबकि मुझे लगता है ये 8-10% हैं। शायद आप इतने भी नहीं संभाल सकते। जब ये 16% या 32% हो जाएंगे तो क्या करेंगे? वे खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। वह आपको क्यों मारेगा? हम जर्मनी में हैं। ये पूरी उम्मा का अपमान होगा। ये हराम है। मैं उसे मार डालूंगा यहाँ जर्मनी में। हाँ, मैं खुदा की कसम खाता हूँ। देखो ये लोग कितने बेहया है। यकीन नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल यकीन नहीं होता। तो ये लोग लड़ने और सामना करने के बजाय यहाँ से चले जाना पसंद करेंगे। वो जर्मन यूट्यूबर अब भी बात को घुमा फिरा रहा था। सभी प्रवासी ऐसे नहीं होते। और क्या चाहिए? थोड़ा हिम्मत दिखाओ।